हेलो स्टूडेंट्स, एएस लेवल केमिस्ट्री चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग, लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड में क्या टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेबस में पूछे जा सकते हैं, और उसके बाद हम कुछ जनरल प्रैक्टिस करेंगे फॉर डिफरेंट कंपाउंड्स दैट कैन बी गिवन इन योर सिलेबस फॉर आंसरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है, व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड। वन थिंग यू कैन रिमेंबर, कोवलेंट बॉन्ड, it is a type of bond in which there is electrostatic force of attraction between shared pairs and nuclei of two atoms. Electrostatic attraction between shared pairs and nuclei of two atoms. This force, this bond is known as covalent bond. So this is a simple definition जो आप याद रख सकते हैं for the covalent bond. सेकेंड थिंग, आपके एएस के सिलेबस में या आपके ए2 के सिलेबस में जब कभी ये क्वेश्चन आए फॉर द कोवलेंट बॉन्ड, देयर आर 3 पॉसिबल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड। क्या टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो हम कोवलेंट बॉन्डिंग में डिस्कस करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ सकता है, राइट डाउन डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर अ गिवन कोवलेंट बॉन्ड फॉर अ गिवन कोवलेंट कंपाउंड। दूसरी बात, डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला। और तीसरी बात हमसे पूछी जा सकती है, राइट डाउन लुईस स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ये 3 टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो आपके एएस या ए2 के सिलेबस में अबाउट कोवलेंट बॉन्डिंग पूछे जा सकते हैं। तो 2 बातें याद रखनी है जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए। पहली बात आपने याद रखनी है, हाउ यू विल डिसाइड अ गिवन कंपाउंड इज कोवलेंट। मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड इज फॉर्म बिटवीन 2 नॉन मेटल्स। तो जब भी किसी कंपाउंड में नॉन मेटल्स प्रेजेंट हों, देयर विल बी कोवलेंट बॉन्डिंग। और दूसरी बात याद रखनी है आपने, इन तीनों क्वेश्चंस को जब भी हम आंसर करते हैं, इन तीनों क्वेश्चंस में वी ओनली कंसिडर वैलेंस शेल, वी ओनली कंसिडर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बाकी सारे शेल्स हम ड्रॉ नहीं करते। जैसे हमने आयोनिक बॉन्डिंग में पढ़ा था कि हम कभी कभी आयोनिक कंपाउंड्स की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम में सारे शेल्स भी ड्रॉ करते हैं, लेकिन कोवलेंट बॉन्डिंग में आपने याद रखना है, वी ओनली कंसिडर लास्ट आउटर मोस्ट वैलेंस शेल। आपके एएस या ए2 के एग्जाम में जब कभी कोई भी क्वेश्चन आए, आपने उसकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनानी है, आपने उसका डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला लिखना है, या आपने उसका लुईस स्ट्रक्चर लिखना है। 2 स्टेप्स हैं जो आपने अपने माइंड में याद रखने हैं, कैसे आपने इन तीनों क्वेश्चंस को आंसर करना है। सबसे पहली बात, आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, कोई भी कंपाउंड गिवन हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये डिसाइड करेंगे व्हाट इज द सेंट्रल एटम ऑफ दैट कंपाउंड। पहली बात आपने ये देखना है सेंट्रल एटम कौन सा है जो आपके गिवन कंपाउंड में प्रेजेंट है। और दूसरी बात, विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल आपने ये फाइंड करना है व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम फाइंड करना है और सेंट्रल एटम का ग्रुप नंबर आपने पीरियोडिक टेबल से देखना है। ग्रुप नंबर क्या होता है? वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम इज द ग्रुप नंबर। और हमेशा याद रखें, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ग्रुप 5 हो तो उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ग्रुप 7 हो तो उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सबसे पहली बात, आपको कोई भी कोवलेंट कंपाउंड दिया हो, आपने किसी भी इन 3 में से किसी भी क्वेश्चन को आंसर करना हो, सबसे पहली बात आपने ये देखनी है व्हाट इज द सेंट्रल एटम, एंड विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल आप ये डिसाइड करेंगे व्हाट इज द ग्रुप नंबर एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम आप कैसे डिसाइड करेंगे? मैं आपको 2 डिफरेंट मेथड बता देता हूं। आप इन दोनों मेथड को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड आपने मोस्टली यूज करना है और सेकंड मेथड समटाइम्स आपको यूज करना पड़ेगा। मैं बता देता हूं सेंट्रल एटम आपने कैसे डिसाइड करना है। तो पहली बात आपने याद रखनी है,
central atom is the one in a given compound, central atom is the one that is lesser in number. जिस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स कम हो हमेशा वो आपका सेंट्रल एटम होगा। अच्छा, सम टाइम आपको ऐसा भी कंपाउंड दे सकता है जब एक ही कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट्स के इक्वल हों। अगर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हों तो देन हाउ यू विल डिसाइड विच एटम इज द सेंट्रल एटम। फिर आपने ये देखना है कौन सा एलिमेंट ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। जो भी एलिमेंट ज्यादा बॉन्ड बना सकता है इट विल बी टेकन एज द सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम आपको आइडेंटिफाई करना आ जाएगा, बहुत सिंपल है। आपने पहली बात देखनी है कौन सा एलिमेंट है दैट इज लेसर इन नंबर। अगर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हों तब आपने ये डिसाइड करना है विच एलिमेंट कैन मेक मोर बॉन्ड्स। और आपको कैसे पता चलेगा कौन सा एलिमेंट ज्यादा बॉन्ड बनाता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज ऑलवेज इक्वल टू वैलेंसी। और वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आपके सामने एक कंपाउंड है SF2, आप बहुत इजीली मुझे बता सकते हैं कि इस कंपाउंड में सेंट्रल एटम क्या है। इस कंपाउंड में देखें सल्फर एलिमेंट के एक एटम है और फ्लोरीन एलिमेंट के 2 एटम्स हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इस कंपाउंड में हम लोग किस एलिमेंट को, किस एटम को सेंट्रल एटम डिसाइड करेंगे? सल्फर। तो सल्फर हमारा सेंट्रल एटम होगा। क्यों? बिकॉज इट इज लेसर इन नंबर। लेकिन अगर इस एग्जाम्पल के बजाय मैं आपको दूसरी एग्जाम्पल दूं H2O2। अब आप देखें इस कंपाउंड में भी 2 एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट हाइड्रोजन है और दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 2 है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन भी 2 है। तो जब ऐसा कोई केस हो तो अब आप ये डिसाइड नहीं कर सकते बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन कि सेंट्रल एटम इज द वन हैविंग लेसर नंबर ऑफ एटम्स। तो क्योंकि आप दोनों के नंबर ऑफ एटम्स हैं तो अब आपने सेकंड पार्ट ऑफ डेफिनेशन, सेकंड फीचर आपने सेकंड फीचर की हेल्प से आप डिसाइड करेंगे कि सेंट्रल एटम कौन सा है। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1, इट हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओनली। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। हाइड्रोजन एट द मोस्ट कैन मेक 1 बॉन्ड। ओके। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 6। ग्रुप नंबर 6 के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप 6 इलेक्ट्रॉन प्लेस करें ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है? पहले आपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लेस करने हैं ऑन द 4 साइड्स ऑफ ऑक्सीजन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, 4 साइड्स, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी भी हमारे पास ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। तो नाउ वी विल स्टार्ट पेयरिंग 5 6। जब आप 6 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर देंगे तो व्हाट यू विल कम टू नो, you will see oxygen has total 6 valence electron, but out of 6 how many unpaired electrons are there? There are 2 unpaired electrons. It means one oxygen can make 2 bond, one hydrogen can make 1 bond. तो कौन सा एलिमेंट इन दोनों एलिमेंट्स में से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है? तो इस वक्त ज्यादा बॉन्ड्स ऑक्सीजन एटम बना सकता है। तो हमारा ये जो सेकंड कंपाउंड है H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसमें सेंट्रल एटम आपका ऑक्सीजन होगा। तो आपने याद रखना है जब भी कोई आपको कोवेलेंट कंपाउंड गिवन हो सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है सेंट्रल एटम कौन सा है। सेंट्रल एटम मोस्टली आप डिसाइड कर लेंगे द वन दैट इज लेसर इन नंबर। और अगर एटम के नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट के इक्वल हों तो फिर आपने डिसाइड करना है विच एटम कैन मेक मोर बॉन्ड्स। राइट नाउ हम SF2 की एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। H2O2 मैं अगले किसी लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि उसका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम कैसे बनेगा। हम स्टार्ट करते हैं SF2 के डॉट एंड क्रॉस डायग्राम से। अब आपको ये आइडिया हो गया सल्फर इज द सेंट्रल एटम। आपने सल्फर का पीरियोडिक टेबल से ग्रुप नंबर फाइंड करना है। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 6। इसका मतलब हुआ सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब जब सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो 6 इलेक्ट्रॉन हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? देखें ये वैलेंस शेल होगा, सर्कल ड्रॉ करते हैं इन केस ऑफ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम है। 6 इलेक्ट्रॉन है सल्फर के,
1 2 3 4। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन हमने 4 साइड्स पे डिवाइड कर लिए। हमारे पास अभी भी सल्फर के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, तो हम पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। और जब कंप्लीट 6 इलेक्ट्रॉन हम प्लेस कर देंगे तो हमें क्या आइडिया होगा कि सल्फर हैज हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सल्फर हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है सल्फर का एक एटम कितने बॉन्ड बना सकता है। सल्फर का एक एटम 2 बॉन्ड बना सकता है। अब हमने वैलेंस शेल सल्फर का ड्रॉ कर दिया। सल्फर का एक एटम 2 बॉन्ड बना सकता है। अब फ्लोरीन की अगर आप एग्जांपल देखें, फ्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 7। ग्रुप 7 दे हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आप फ्लोरीन के भी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करें तो आपको आइडिया होगा कि एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑन 4 साइड्स, pairing and 3 pairs are formed, 1 electron it is left unpaired। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लोरीन का एटम एक बॉन्ड बनाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम सल्फर ने 2 बॉन्ड बनाने हैं, एक फ्लोरीन ने एक बॉन्ड बनाना है, तो हम सल्फर की एक साइड पे फ्लोरीन प्लेस करेंगे, वैलेंस शेल, और 7 इलेक्ट्रॉन हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये दूसरा फ्लोरीन दूसरी साइड पे सल्फर के प्लेस करके वो फ्लोरीन भी सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेगा। तो याद रखें, जब भी दो एटम्स के दरमियान एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम केमिस्ट्री में कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे SF2 में दो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे SF2 में। इलेक्ट्रॉन देखें एफ के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, and now you can see 7 in both of these fluorine atoms. Now this is a complete dot and cross diagram for SF2। और आप देख सकते हैं एक सल्फर और एक फ्लोरीन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, और दूसरा फ्लोरीन जब आके सल्फर के साथ बॉन्ड बनाएगा वो भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो इस डायग्राम को हम कहते हैं डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। आपने याद रखना है कि सेंट्रल एटम कितने बॉन्ड बनाता है, अकॉर्डिंगली आपने उसके साथ दूसरा एटम अटैच कर देना है। अब अगर आपने इस डॉट एंड क्रॉस डायग्राम को डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला में चेंज करना है तो ये बहुत सिंपल है। आपने सिंपली इस डायग्राम से सर्कल्स, शेल्स रिमूव कर देने हैं। एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स को आपने इंटैक्ट आपने रहने देना है, आपने उनको छोड़ देना है, सिर्फ आपने सर्कल्स रिमूव करने हैं। तो इलेक्ट्रॉन और एटम जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला बन जाता है। देखिए मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। सेंट्रल एटम हमारा सल्फर है, ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है, और अभी आप देखें इसके पास 2 अनपेयर्ड है, तो इट कैन मेक 2 बॉन्ड। तो दोनों साइड पे कौन सा एटम आके इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना लेगा, फ्लोरीन। तो आप अगर डिफरेंस देखें तो डिफरेंस बड़ा सिंपल है कि अगर हम सर्कल ड्रॉ करें, शेल्स ड्रॉ करें, हम उसको कहते हैं डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। और अगर हम शेल्स या सर्कल ड्रॉ ना करें तो उसको हम कहते हैं डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। स्टेप्स वही रहेंगे, सेंट्रल एटम, और उसके बाद आपने देखना है उस सेंट्रल एटम के पास कितने ग्रुप नंबर, क्या ग्रुप नंबर है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब लास्ट क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जिस चीज को आपने याद रखना है, जब भी हम लुईस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए किसी भी कंपाउंड में कितने शेयर्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को हम कहते हैं शेयर्ड पेयर। दैट इज इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग, इसको हम कहते हैं शेयर्ड पेयर। तो आप देखें SF2 में कितने शेयर्ड पेयर हैं, SF2 में 2 शेयर्ड पेयर हैं, SF2 में 2 शेयर्ड पेयर हैं।
लेकिन अगर आप इन इलेक्ट्रॉन पेयर को देखें, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, इज इट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग? दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, इज इट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग? नो. दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, इज इट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग? नो. तो ये हमारे कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे लोन पेयर हो जाएंगे. अब अगर मैं आपको कहूं SF2 में कितने शेयर्ड पेयर हैं, तो आप बड़ी इजीली मुझे बता सकते हैं, देयर आर 2 शेयर्ड पेयर. और लोन पेयर कितने हैं? तो आपने ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करने हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे. देखिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल 8 लोन पेयर है SF2 में और 2 शेयर्ड पेयर है. अब लुईस स्ट्रक्चर बनाते हुए हम क्या करते हैं, हमेशा शेयर्ड पेयर के लिए हम लाइन का सिंबल यूज करते हैं. अगर दो एटम के दरमियान एक शेयर्ड पेयर हो तो हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं. अगर दो एटम के दरमियान दो शेयर्ड पेयर हों, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हों, तो हम 2 लाइन ड्रॉ कर देते हैं. इस केस में देखिए इसका लुईस स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा. हम सल्फर लिखेंगे, जो लोन पेयर है दे विल रिमेन अनचेंज. लोन पेयर को हम उसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे, सिर्फ हम शेयर्ड पेयर को लाइन से डिनोट कर देते हैं. ये डॉट डिफरेंट कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सेम कलर से एग्जाम में शो करेंगे. जस्ट मैंने यहाँ पे 2 डिफरेंट कलर शो कर दिए. अब सल्फर 2 लोन पेयर है, दोनों साइड पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गए हैं, क्योंकि सल्फर एक फ्लोरीन के दरमियान एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, दूसरे फ्लोरीन के साथ सल्फर ने एक और पेयर इन्वॉल्व किया हुआ है बॉन्डिंग में. तो 2 सिंगल लाइंस हैं, 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है. दोनों साइड पे आके आपने कौन सा एटम प्लेस कर देना है? दोनों साइड पे आपने F का एटम प्लेस करना है. आप देखें इस लुईस स्ट्रक्चर में या स्ट्रक्चर फार्मूला में हम लोग हमेशा लोन पेयर और एटम्स को उसी तरह लिख देंगे, ओनली शेयर्ड पेयर दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन. आपने जो बात याद रखनी है, अगर शेयर्ड पेयर एक हो एक सिंगल लाइन, अगर शेयर्ड पेयर 2 हों 2 लाइंस डबल कोवलेंट बॉन्ड, अगर शेयर्ड पेयर 3 हों तो आपने 3 लाइन ड्रॉ करनी है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. अब बेस्ड ऑन दिस एग्जांपल्स मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. आप वीडियो पॉज करें, इन एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करें, इनके लिए डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाएं, डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला बनाएं, लुईस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखें. मैं आपको इनमें से जो डिफिकल्ट एग्जांपल है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे उनका आंसर डिस्प्ले कर देता हूं. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने इन मॉलिक्यूल्स के लिए डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, लुईस स्ट्रक्चर लिख लिया है, तो अब मैं आपको इनका आंसर बताता हूं. इनमें जो सबसे डिफिकल्ट एग्जांपल है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2. मैं इसी की एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा, बाकी भी जो डिफिकल्ट हैं उनके मैं आंसर्स आपको बता दूंगा. लेकिन जैसे हाइड्रोजन है या CH4 है, बहुत सिंपल है, तो ये तो आपने लाजमी करेक्ट कर लिए होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ लोगों ने सारी एग्जांपल करेक्ट कर ली होंगी. लेकिन फिर भी आप आंसर देखें. अगर हम CO2 की एग्जांपल लें, देखें अगर हमें कहा जाए हाउ टू राइट डाउन डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, लुईस स्ट्रक्चर फॉर CO2, तो आपने क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं? सबसे पहले आपने देखना है सेंट्रल एटम क्या है. तो इस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कार्बन है. कार्बन का ग्रुप नंबर 4 है. इसका मतलब है कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है. और ये बात बिल्कुल ठीक है, आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है. तो एक कार्बन यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाएगा. लेकिन देखिए कार्बन ये बॉन्ड जो बनाएगा 4, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकते हैं, ये डबल भी हो सकते हैं, ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है. कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा? अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो ऐसा कब मुमकिन होगा?
जो कार्बन के साथ दूसरा एलिमेंट अटैच होगा वो डिसाइड करेगा कि वो कार्बन के साथ क्या बॉन्ड बनाना चाहता है। अगर अगर इस केस में हमारे पास CH4 होता, CH4, तो कार्बन के साथ दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चारों बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते, चारों साइड पे एक एक सिंगल बॉन्ड बन जाता CH4 में, क्योंकि दूसरा एटम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है। अगर इस वक्त हमें जो एग्जांपल दी हुई है, अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो इस वक्त कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना है। ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है और ग्रुप नंबर 6 के एलिमेंट की वैलेंसी 2 होती है, वो दो बॉन्ड बनाते हैं। इसका मतलब है एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और दो दो ऑक्सीजन है तो दूसरा ऑक्सीजन भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इन चार जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के एक साइड पे ले आएंगे और दो इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पे। एक ऑक्सीजन एक साइड पे आ जाएगा और दूसरा ऑक्सीजन दूसरी साइड पे। जैसे ये देखें, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 6, 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इलेक्ट्रॉन नंबर 5, इलेक्ट्रॉन नंबर 6। तो आपने देखा 6 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना सकता है। तो अब कार्बन जो सेंट्रल एटम है वो एक ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड बनाएगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड, और दूसरी साइड पे दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो ये डिपेंड करता है दूसरे एलिमेंट के कि वो एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाना चाहता है, उससे आपने डिसाइड करना है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, डबल या ट्रिपल। मैंने CH4 की एग्जांपल दी, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। मैंने CO2 की एग्जांपल दे दी, दो डबल बॉन्ड बनेंगे, एक लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन, एक राइट साइड पे। अगर किसी एग्जांपल में आप देखें कार्बन के साथ नाइट्रोजन N बॉन्ड बना रहा है, तो एक नाइट्रोजन एटम तीन बॉन्ड बनाता है, क्योंकि नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग करता है। जब एक नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है तो इसका मतलब है कार्बन को क्या करना पड़ेगा, कार्बन को चार में से तीन इलेक्ट्रॉन एक साइड पे लाने पड़ेंगे। वो तीन इलेक्ट्रॉन जब एक साइड पे आएंगे तो नाइट्रोजन वहां आके ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। तो हमेशा याद रखें, कैसे पता चलेगा आपको सिंगल बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड बना या ट्रिपल? इट इज डिसाइडेड बाय द अदर एलिमेंट, अदर एटम बॉन्डेड टू द सेंट्रल एटम। मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड की जो बेसिक आपको जहां पे टेक्निक बताई है उसकी बेस पे इसकी क्या डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनेगी। देखें, कार्बन के एक साइड पे दो इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन के दूसरी साइड पे दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक ऑक्सीजन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा और दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा, और हर ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर बच जाएंगे और एक कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। टोटल चार डबल बॉन्ड आ गए हमारे पास और चार लोन पेयर्स हैं जो इस कंपाउंड CO2 में प्रेजेंट है। डॉट एंड क्रॉस डायग्राम जब आपने बना ली तो डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपने सिंपली सर्कल्स रिमूव कर देने हैं तो इट विल बिकम डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला। ये डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला बन गया, हमने सर्कल रिमूव कर दिए। आप अभी भी देख सकते हैं हर ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है और हर ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर भी हैं। इसकी बेस पे अब आप बहुत इजीली लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था लुईस स्ट्रक्चर में शेयर्ड पेयर को हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक कार्बन ने हर ऑक्सीजन के साथ दो दो पेयर शेयर किए हुए, तो हमने क्या करना है, कार्बन के दोनों साइड्स पे दो दो लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला से हमने लुईस स्ट्रक्चर बना लिया। अभी भी हमने लोन पेयर और जो एटम्स है उनको हमने चेंज नहीं करना लुईस स्ट्रक्चर में। अब बाकी जो एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी उनमें से भी डिफिकल्ट एग्जांपल देख लें। जैसे NH3 है, एक नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है, तीनों साइड्स पे हाइड्रोजन आके अटैच हो गए, एक लोन पेयर नाइट्रोजन के पास बाकी बच गया। इसी की बेस पे अगर आप शेल्स रिमूव कर देंगे तो ये डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला बन जाएगा, और अगर आप लाइंस ड्रॉ कर देंगे शेयर्ड पेयर की जगह तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएंगे। तीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड अमोनिया में बनेंगे। नाइट्रोजन की एग्जांपल देखें, नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग करता है, एक नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बना सकता है। तो आप देखें दोनों नाइट्रोजन ने आपस में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, तो जब आप इसका लुईस स्ट्रक्चर लिखेंगे तो नाइट्रोजन के दोनों एटम के दरमियान तीन लाइंस होंगी और हर नाइट्रोजन एटम के ऊपर एक एक लोन पेयर होगा।
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैन मेक 2 बॉन्ड, तो दोनों का आपस में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और उसके बाद हर ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर भी होंगे। और ये डॉट एंड क्रॉस, ये लुईस स्ट्रक्चर है ऑक्सीजन का। डॉट एंड क्रॉस डायग्राम की मदद से आप डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला बहुत आसानी से लिख सकते हैं। सिंपल सर्कल्स रिमूव कर दें और देखिए मैंने दो शेड पेयर थे दो ऑक्सीजन के दरमियान, तो मैंने उसकी बेस पे यहाँ पे एक डबल लाइन रिप्रेजेंट कर दी। स्टूडेंट्स, ये थी कुछ एग्जांपल्स कोवेलेंट बॉन्डिंग। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीटली समझ आ गई होगी। अगर अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम है, आप एक दफ़ा दोबारा इस वीडियो को देखें। उसके बाद भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो कोवेलेंट बॉन्डिंग, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, लुईस स्ट्रक्चर के हवाले से, आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं उसको जल्दी आंसर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।